गुड मॉर्निंग सिवान। मैं शाहिद अली, सिवान इन्फो के लिए। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सिवान की गतिविधियां जितने भी हो रही हैं राजनीतिक से रिलेटेड, वो सारी गतिविधियों को लगातार आपके समक्ष हम लेकर रखेंगे। हर एक नेताओं से मिलवाएंगे, हर लोगों से मिलवाएंगे, सबकी बात आपके सामने रखेंगे। आज हम चलते चलते पहुंच चुके हैं सिवान की उस धरती पर जहां से सिवान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहीं एक विचित्र धरती है जहां से नटवर लाल भी माने जाते हैं। चलिए हम आपको मिलवाते हैं विधानसभा 106 के तत्कालीन विधायक श्री रामेश्वर कुशवाहा जी से। स्वागत है सर आपका। आप लोगों को भी धन्यवाद। सर कैसा चल रहा है आपका अभी कैंपेनिंग? अभी बड़ा जोरों शोर पे अभी हर एक नेतागढ़ जो है अपने लोगों पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। आपका कैसा चल रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि हम ज़मीनी आदमी हैं। हम चुनाव जीतते हैं तब से सिर्फ और सिर्फ गांव में ही रहते हैं, अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। रोज़ हम प्रतिदिन जब हम सिवान में रहते हैं, हम रोज़ 10 बजे के बाद किसी न किसी गांव में ही मिलते हैं लोगों से। ऐसे भी हम पटना बहुत कम आते जाते हैं। जब विधानसभा का सब चला तब जाते हैं पटना, या हमारी विधानसभा की कोई कमेटी की बैठक है तब जाते हैं पटना। बाकी समय हमारा महीना में कम से कम 25 दिन क्षेत्र में बीतता है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा समाज के लोग नहीं हैं, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सबके यहाँ मैं जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबका दुख दर्द सुनता हूँ और उसे समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप पिछली बार जो इलेक्शन लड़े थे उस समय गठबंधन की सरकार थी, और उससे पहले आप भाकपा माले में रहे हैं। क्या परिस्थितियाँ आ गई जो कि आपको चेंज करना पड़ा अपना पार्टी, अपना पूरा व्यक्तित्व, पुरानी जितनी भी आपकी एक समाज बनाया था आपने, उसको चेंज करके आप डायरेक्ट दूसरी पार्टी में आ गए? क्या परिस्थितियाँ थी? देखिए, जहाँ तक मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक वामपंथी आंदोलन से हुई थी, और मैं भाकपा माले का सेंट्रल कमेटी का मेंबर था उन दिनों, और मैंने इस आंदोलन को खड़ा भी किया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिवान के लोग जानते हैं। लेकिन जब हमने महसूस किया कि इस वामपंथी आंदोलन से, भाकपा माले से, जो भाकपा माले की जो लाइन है, उसका जो पूरा कार्यक्रम है, एक कंजर्वेटिव कार्यक्रम है, उसमें सीमित लोग ही उस दल में आ सकते हैं। लिहाजा मैंने भाकपा माले को छोड़ने का काम किया, और हम जो मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं, जो मास पार्टियां हैं, जो जन पार्टियां हैं, इन जन पार्टियों के साथ हमने अपना रिश्ता बनाया। कहा जाता है कि आपको टिकट देने में, सिवान में टिकट जो मिली थी आपको गठबंधन के सरकार जब थी उस समय, शहाबुद्दीन साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, कहाँ तक ये बात सच है? पहली बात है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश जी ने हमको टिकट दिया, उसमें शहाबुद्दीन साहब का कोई योगदान नहीं था। शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के लोगों को टिकट दिलवाए होंगे, लेकिन हमारा टिकट तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। लेकिन उनका कहा जाए कि सपोर्ट था, ऐसा क्या कुछ? देखिए, पहली बात है, दोनों के बीच गठबंधन ही था, तो हम लोग आरजेडी के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे थे, आरजेडी के लोग जदयू के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे थे। उसमें कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, वो तो गठबंधन के कारण आरजेडी का भी सीट निकला यहाँ पे। वो माननीय नीतीश कुमार का वोट था, माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया था, और आरजेडी का वोट हम लोगों की तरफ ट्रांसफ़र हुआ था उन दिनों। लेकिन उसमें कोई व्यक्ति विशेष का मामला नहीं था, वो पार्टियों का मामला था। लेकिन इस बार तो गठबंधन नहीं है, और साथ ही साथ आपके विपरीत में ज़्यादातर चांस बन रहा है कि माले के ही कैंडिडेट उठाए जाएंगे, क्योंकि माले और राजद का गठबंधन इस बार हो चुका है। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, पहली बात है कि माले और आरजेडी का जो गठबंधन हुआ है वो बेमेल गठबंधन है। उनके दोनों के जनाधार में कोई समन्वय नहीं है, और मुझे खुशी होगी व्यक्तिगत रूप से कि माले का उम्मीदवार का आरजेडी समर्थन करे, लड़ाई बहुत अच्छी होगी। हम बहुत बेहतर ढंग से लड़ेंगे और सीट को जीतेंगे। तो ऐसा अगर माले फिर से आपको अगर टिकट देना चाहे
उसी पार्टी, क्योंकि आप पुराने रह चुके हैं, आपका व्यक्तित्व होगा सबसे जुड़ा होगा, फिर से आपको वापस बैक टू होम कहना चाहे माले, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, पहली बात है कि माले पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारा कोई व्यक्तिगत अंतर्विरोध नहीं था माले से। हमारा अंतर्विरोध सैद्धांतिक स्तर पर था, वैचारिक स्तर पर था। माले की जो पूरी टैक्टिकल लाइन है, उस लाइन के प्रति हमारा अंतर्विरोध था। नहीं तो हम तो माले के वहाँ सर्वे सर्वा थे। ऐसा थोड़े था कि हमसे जितने यहाँ लीडर है सब जूनियर लीडर है। तो ऐसा कोई ये नहीं था कि माले में हमारा महत्व कम होता। माले को तो हम ही संचालित कर रहे थे। इसलिए लिहाज से मेरा ही कहना है कि माले से में तो और भी बड़े बड़े नेता माले को छोड़ चुके हैं। जो भी माले के सेंट्रल लीडर थे पुराने, अखिलेंद्र प्रताप सिंह आज माले में नहीं रहे, लाल बहादुर सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे अध्यक्ष थे, वो भी नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने माले छोड़ दिया और वे लोग आज एक मेन स्ट्रीम की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माले में अब जाने का क्या सवाल उठता है? ये कहीं से भी दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। हम जहाँ हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ हैं। उनकी पार्टी न्याय के साथ विकास कर रही है। बिहार का चौमुखी विकास हुआ है जब से माननीय नीतीश कुमार जी आए हुए हैं। आज हर घरों तक बिजली पहुंच गई है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अब इतना इसका विकल्प कोई है क्या बिहार में? आज के तारीख में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो विगत कई सरकारें, मतलब कई बार 15 साल से अभी तक के नीतीश कुमार जी हैं सरकार में है। किसी की भी सरकार आए, कोई भी जीते, गठबंधन हुआ टूटा, लेकिन सीएम जो है नीतीश कुमार ही रहे। जो 5 साल में काम हुआ था, फर्स्ट 5 साल में, उसी 5 साल के काम को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें सिर्फ पोछाई सफाई हो रहा है, नया काम क्यों नहीं हो पाया अभी तक के? देखिए, पहली बात है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब बिहार का जवाबदेही लिए थे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई चीज़ था क्या? कोई बुनियादी संरचना थी क्या बिहार में? न सड़क थी, न बिजली थी, ये सब नहीं था। अब और एक पिछड़े हुए बिहार को अग्रिम मोर्चे पर ले जाना, एक पिछड़े हुए बिहार को जो दूसरे राज्यों में बिहारी शब्द एक मजाक का शब्द बन गया था, अपमान का शब्द बन गया था, आज वहीं बिहारी होना एक गर्व की बात है, एक सम्मान की बात है। तो बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटरी पर लाने का काम किया। पटरी पर लाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दिन रात एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को एक पोजीशन दिलवाया, एक सही जगह पर लाया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक काम की बात है तो 5 वर्षों में और 10 वर्षों में नहीं काम हुआ, 15 वर्षों तक कंटिन्यू लगातार काम करते रहे। इस बार जब आए थे, पहले बिजली थी क्या तमाम गाँव में? उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि 2018 तक हम हर घरों तक बिजली पहुंचा देंगे। आज हर घरों तक बिजली पहुंची है। 5 साल में बिजली, स्वास्थ्य और रोड, इन तीनों का काम हुआ, हर कोई मानता है। उसके बाद जाकर के फिर 5 साल नीतीश कुमार जी को बैठाया गया। उसके बाद अभी फिर 5 साल, 15 साल में क्या 15 साल में यही 3 काम? या आप देख सकते हैं कि इस बार कोरोना काल में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, आपसे कुछ ही दूर पर सिवान सदर अस्पताल है, जो कि अभी रेफर अस्पताल कहा जा रहा है। हर पार्टी के लोग सिवान सदर अस्पताल के बारे में बोल रहे हैं। उस पर क्या आपका विचार है? क्या लगता नहीं है कि आपको थोड़ा सिवान सदर अस्पताल पर ध्यान देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान देना चाहिए था नीतीश जी को? आप पहले बताइए, अभी माननीय मुख्यमंत्री का 15 साल पूरा हुआ है। इसके पहले भी 15 साल की सरकार थी, उसने क्या किया? आप बताइए, क्या उस समय बिजली थी? क्या उस समय सड़कें थी? उस समय स्वास्थ्य की हालात क्या थी? पूरे 1 महीने में हम लोग मैरमा पीएचसी में देखते थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मुश्किल से 30 मरीज जाते थे। आज कम से कम हर महीने 10,000 मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं। पहले से स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सुधार हुआ है, हर मोर्चे पर सुधार हुआ है। कोई मोर्चा बिहार का बाकी नहीं है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। आज हर घरों तक नल का कनेक्शन दिया जा रहा है, शुद्ध पानी देने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे लगता है कि 1 आध माह में हर गांव तक पानी पहुंच जाएगी। तो ये बुनियादी काम करना पड़ता है किसी सरकार को। इस बुनियाद, जब आप बुनियाद डाल देंगे, इसी पर एक आधुनिक बिहार की इमारत खड़ी होगी। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों तक बिहार में आधारभूत संरचना को उन्होंने मजबूत किया है।
उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और आने वाले दिनों में बिहार एक आधुनिक बिहार बनेगा और उसकी नींव डाली जा चुकी है। लेकिन जहाँ तक कि नल जल योजना की आप बात कर रहे हैं, नल जल योजना में तो भ्रष्टाचार दिख रहा है। लोग बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है उसमें कि अभी तक उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर क्या आपका राय रहेगा कि क्या उसमें क्या उसकी जांच होगी? देखिए, पहली बात यह है कि जो काम करता है लोगों की शिकायत उसी के प्रति रहती है। मैं मानता हूँ अगर कहीं कोई किसी को गड़बड़ी हो रही हो तो हम लोगों के संज्ञान में दें, हम लोग जांच करवाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा थोड़े है कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ते नहीं हैं, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अगर ऐसा किसी के संज्ञान में है तो संबंधित अधिकारी को आवेदन दे और हम लोगों को भी संज्ञान में डालें। हम लोग दबाव बना करके जांच करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन बिजली की अभी सुविधा जो बिजली का अभी कटआउट है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हमेशा परेशानी बढ़ी रह रही है। 15 साल में भी बिजली का पूरा तरह से कार्य नहीं हो पाया है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, पहली बात है कि मैं समझता हूँ कि गाँव में भी बिजली 22 घंटे तक रहती है, शहरों में तो 24 घंटे रह रही है। पहले जो बिजली की खपत जो थी उसे 5000 गुना मेगावाट ज़्यादा बिजली की उत्पादन हो रहा है और खर्च भी हो रहा है। बिजली के मोर्चे पर तो कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, ये बाढ़ के कारण आपको अमनौर में और जहाँ से बिजली आती है 2-3 जगह टावर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके चलते 15 दिनों से थोड़ा बिजली में गड़बड़ी हुई है और मुझे उम्मीद है कि 1 सप्ताह में भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कोरोना काल जब ये आया था, इसमें इस महामारी में हम अगर कहें तो एक भगवान की तरफ से एक ये दिया गया था, नोटिफिकेशन था कि आप अपना सुधार लीजिए, सारा सिस्टम सुधार लीजिए। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाया। जो स्वास्थ्य की विभाग जो भी जितना भी है आपके यहाँ के हमारे यहाँ के सिवान के ही मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी भी लचर है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक कोरोना की बात है, ये वैश्विक महामारी है। ये सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं है और सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है। वैश्विक स्तर पर एक तरह से ये बीमारी आई है और इसे निपटने के लिए खास तौर से बिहार सरकार बड़ी मजबूत कदम उठाई है। आप लोगों ने देखा कि जो भी बाहर से मजदूर आए थे कोरोना काल में, सबको ठहरने की व्यवस्था थी, सबको खाने पीने की व्यवस्था की गई, सबको किट की व्यवस्था की गई। यहाँ तक घर गए सब लोग, सबको 1000-1000 रुपया भी दिया गया लोगों को। और उसके बाद जांच को लगातार बढ़ाया गया। अब तो लाखों से पार चला गया है बिहार में। जांच भी हो रहा है, उनका इलाज भी हो रहा है और यहाँ पर सबसे मृत्यु दर बिहार में कम है। इस बार आपका क्या प्लानिंग है, क्या करना चाह रहे हैं इस बार, कैसे आप लड़ेंगे? क्योंकि इस बार तो आपकी गठबंधन की सरकार भी नहीं है और आपके ओपोनेंट में वो लोग खड़े होंगे जो आपके पुराने साथी हैं। तो इस बार क्या आपका रणनीति है जीरादेई के लिए? देखिए, पुराने साथी हमारे पहले भी खड़े हुए थे और वो पराजित हुए, तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि वो लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वो हारे। और पिछले बार से लीडरशिप को आरजेडी का जनाधार नहीं अपना नेता मानेगा, उसे नहीं वोट पाएगा। और हमें तो आरजेडी के भी जनाधार का अच्छा खासा वोट मिलेगा। मैंने काम सबके लिए किया हूँ। मैं जदयू का विधायक हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप जानते ही हैं कि कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। अल्पसंख्यकों के लिए जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, आरजेडी की सरकार में उतना काम हुआ था क्या? अल्पसंख्यकों के लिए जितना बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, क्या आरजेडी की सरकार में वैसा था? नहीं था। चाहे वो आप मदरसा का मामला हो, चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो या तालीमी मरकज़ का मामला हो, हर मोर्चे पर नीतीश जी ने काम किया है। लड़कियों को वजीफ़ा देने का मामला हो, हर मोर्चे पर उन्होंने काम किया। अपने बजट के दायरे को बढ़ाया है अल्पसंख्यकों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए, नीतीश कुमार जी के रहते हुए बिहार में कोई आपने देखा कोई कॉम्युनल कोई तनाव हुआ? और जहाँ करने की कोशिश की गई उनको कानून के हवाले किया गया। हमारे भी क्षेत्र में कभी कोशिश जरूर लोगों ने किया, लेकिन सबको कानून के हवाले किया गया। ऐसा नहीं है। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखते हैं। समाज का, चाहे अल्पसंख्यक हो, हिंदू समाज का लोग हो, अति पिछड़े समाज का लोग हो,
सवर्ण समाज का लोग हो, पिछड़े समाज का लोग हो, सबके लिए काम किया जाता है। यहाँ किसी को ये नहीं है कि ये हमारे दल में है तभी उनका काम होगा। आज हम हर समाज के लोगों का काम करते रहते हैं। आप जाइए हमारे क्षेत्र में, पूछिए किस तबके के बीच हम नहीं गए। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे जगह नहीं जाते हैं, हम अपने सोशल बेस के बाहर भी जाते हैं, उनके साथ भी हम रिश्ता रखते हैं, उनका हम काम करते हैं। और आगे भी अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम समाज के हर तबके के लोगों को लेकर चलेंगे। जो हमको वोट दिया, जो नहीं दिया, हम सबके विधायक बनेंगे, सबका काम करेंगे। कोई गांव सड़कों से अछूता नहीं है। हर पंचायत में कम से कम न्यूनतम 4 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ का काम हमने करवाया है ग्रामीण कार्य विभाग से। और हर जाति, हर समाज के टोले को हमने सड़कों से जोड़ा है। हर गांव तक हमने बिजली पहुंचाई है। इसके अलावा कुछ बड़ा बड़ा काम हुआ है। 29 करोड़ का एक ही रोड बना, एक ही पैकेज है, नौतन से लेकर के और आप चले जाइए यहाँ तक 29 करोड़ का एक ही पैकेज है। नहर के तटबंध पर मैंने बनवाया। रामगढ़ का पुल टूट गया था, उस पुल को मैंने बनवाया। जो भी हमारे क्षेत्र की मुख्य सड़कें थी, सारी सड़कें चकाचक है। नौतन से लेकर के शशामूसा तक पथ निर्माण विभाग से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। और इससे बड़ा क्या है कि 5,568 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं समझता हूँ जीरादेई के इतिहास में ये सबसे बड़ा उपलब्धि है कि इतना बड़ा काम मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो यूपी और बिहार की सीमा पर, वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में है। जीरादेई विधानसभा के मैरवा प्रखंड के कृषि फार्म में बनने जा रहा है, जहाँ 100 MBBS कोर्स के लड़के वहाँ पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी खुलने जा रहा है, उसमें भी लोगों का एडमिशन होगा। 500 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, 9 मंजिला बनने जा रहा है। मैरवा तो सिवान को भी पीछे छोड़ देगा। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हमने अपने क्षेत्र में आज तक जो नहीं हुआ, उस मैरवा में मेडिकल कॉलेज बनवा करके उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया। सिर्फ शिलान्यास ही में नहीं होगा, जैसे पानी कम होगा वहाँ जो पानी लगा हुआ है, आप देखिएगा काम भी शुरू हो जाएगा। तो इससे बड़ा और काम कोई हो सकता था, बताइए, वो भी हम करवाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज बनाने के जो प्लानिंग अभी आपकी चल रही है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात तो कहे थे नीतीश कुमार जी, बल्कि स्टेज पर मोदी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आ नहीं पाई। 15 साल में नीतीश जी ने तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कह करके ही किया था। और पिछला इलेक्शन जो लड़ा गया था वो स्पेशल राज्य का दर्जा मांगने के लिए किया गया था। ये दोनों आप गठबंधन होने के बावजूद भी केंद्र में सरकार आपकी है और राज्य में सरकार आपकी है, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ क्यों नहीं मिल पाई? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला इस जीरादेई का नहीं है, ये सिवान का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के पटल पर उन्होंने इस मांग को उठाया था। उनका मांग आज भी है और वो चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी मिले। ये मांग हमारी पार्टी की है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। और जब तक ले बिहार को, क्या ये सिर्फ मांग ही रहेगी या होगी भी ये? देखिए, आने वाले दिनों में पहले तो मांग से ही कोई चीज़ शुरू होती है। 15 साल? हाँ ठीक है, 15 साल से हो रही है। इसमें बहुत लंबा वक्त लगता है किसी चीज़ को लेने में। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री की मांग, ये जो मांग है बिहार के हित में है, बिहार के 12 करोड़ जनता के हित में है। और जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार और छलांग लगाएगा, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के इस मांग के दृढ़ता के साथ समर्थन करते हैं कि उनको आने वाले दिनों में वो डटे रहेंगे और एक दिन हम लोग मांग मनवा करके ही दम लेंगे। शुक्रिया सर, आपसे बात करने के लिए।